अभी हम आ गए हैं पीवीआरआई में, अर्थात पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका स्लोगन है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। और इसके ऊपर एक पौधा दिया हुआ है कि धरती हमारी माँ है और इसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, ये इसके श्रृंगार हैं। और ये प्रकृति हमारी माँ है और इससे हमारी सारी विकृति दूर होती हैं और इस प्रकृति से ही हमें पोषण मिलता है, जीवन मिलता है। और ये जो जैविक खाद है ये भी इसी प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है। हमारे साथ में हैं राम कुमार शुक्ला जी, जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं यहाँ के। और आपका क्या नाम बेटा? विजय शर्मा। तो इसमें क्या करते हो? इसमें माइक्रोस्कोप में हम इसके जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, उसको हम देख के आइडेंटिफाई। तो ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, वो बैक्टीरिया जो हार्मफुल नहीं है। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक मित्र जीव होते हैं, एक शत्रु जीव होते हैं, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो आप, इसका पूरा सिद्धांत क्या है, ये जो जैविक खाद है पूरा इसका? जो भी पीवीआरआई करती है वो प्रकृति आधारित वर्क करती है। प्रकृति ने जो बनाया है, जो हमारे खेत के लिए लाभदायक है, उसको आइसोलेट करके हम अपने अनुसार उसको कृत्रिम माध्यम में ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद किसानों को उपलब्ध करा देते हैं। तो ये जो यहाँ पर पहले उसको बैक्टीरिया को, जीव को जो है पहचाना, और पहचानने के बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी हम आपको सिस्टम बताएंगे। और मल्टीप्लाई करके फिर आपको जो हम अलग अलग तरह के खाद, कीटनाशक और दूसरे जैविक जो माध्यम उपलब्ध कराते हैं, उसका कैसे आपकी फसल पर असर होता है, इसको पूरा विस्तार से आपको समझाते हैं। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद, पहचानने के बाद उसको यहाँ कृत्रिम माध्यम, आर्टिफिशियल उसको माध्यम उपलब्ध कराते हैं। और उसके बाद में यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर स्टेलाइज शुक्ला जी, यहाँ स्टेलाइज करते हैं, माने उस बैक्टीरिया के अलावा जो कुछ उसके साथ में माध्यम के रूप में अन्य बैक्टीरिया जो डेवलप हुए उनको खत्म कर देते हैं। और फिर यहाँ क्या करते हैं? ये हमारा इनोकुलेशन चेंबर है। हाँ। जिसमें इनोकुलेट किया जाता है, जैसे एजोटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, मेजोस्पर्मियम को इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेशन करने के बाद जामुन के रूप में, जैसे जामुन डाला जाता है, हाँ, ऐसे हम जामुन के रूप में इनोकुलेट करते हैं। और इनोकुलेशन करने के बाद ये हमारा, यहाँ पर हम उसको एयर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। और इसको एयर चाहिए, हमारे जितने सूक्ष्म जीव जो है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, उनको हवा चाहिए, हम इसमें हवा प्रोवाइड करते हैं। ऊपर कॉटन लगा हुआ है, कॉटन से एयर चला जाता है और निश्चित माइक्रोब्स डेवलप करते हैं, जिसका है 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनके लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किए गए। तो यहाँ उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करते तो ये हिला क्यों रहे हैं? इसमें एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हिलाने से उसमें एयर चली जाती है। लेबोरेटरी स्केल में हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, मास स्केल में यूनिट है। तो लेबोरेटरी के लेवल पर तो यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर लिया, और प्रोडक्शन के लेवल पर हम, हमारा ये बड़ा फर्मेंटर है जो 2 KL 4 KL। आपने जहां अभी देखा था वहां लैब के लेवल पर बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्रोडक्शन के लिए ये उसकी प्रोडक्शन यूनिट है, तो यहाँ उसको मास स्केल पर उसको मल्टीप्लाई करके और फिर प्रोडक्शन आप तक पहुंचाते हैं पीवीआरआई के डिफरेंट प्रोडक्ट के रूप में। ये पीवीआरआई की दानेदार खाद बनाने की यूनिट है। और हमारा सिद्धांत है स्वदेशी का कि यंत्र कम लगे और लोगों को रोजगार भी मिले। तो यहाँ देखिए आप, यांत्रिक काम भी हो रहा है, क्योंकि ये दाना बनाने का काम, तो इसके लिए छोटा यंत्र भी चाहिए। तो ये यंत्र का काम इधर हो रहा है और बाकी हाथ का काम इधर हमारे भाई कर रहे हैं। और छोटे छोटे यंत्रों से ये बड़ा कार्य हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और धरती माता की कोख जहरीली होने से भी बच रही है। पीवीआरआई की इस प्रोडक्शन एरिया में विश्व मुक्त खेती के लिए जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप विश्व मुक्त स्वस्थ आहार ले सकें और इस धरती माता को भी हम जहरीला होने से बचा सकें।
पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, इन प्रोडक्ट से पहले हम यहां पर खुद खेती करते हैं, उसके पूरे परिणामों का मूल्यांकन करते हैं और पूरे साइंटिफिक रिसर्च के बाद, यद्यपि इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पीबीआरआई के ये सब रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश कराना एक बात है, लेकिन बड़ी बात है कि पहले उससे प्रैक्टिकली जो है एग्रीकल्चर, खेती करते। ये सारा काम जमीनी काम है, कहते हैं जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, और ग्राउंड रियलिटी पर यदि कोई कार्य नहीं होता है तो उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। तो इन खादों का पहले अपने खेतों में प्रयोग किया, जब इसके पूरे परिणाम आए तो आप तक हमने इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाया। चाहे ये जैविक खाद है, चाहे ये प्रॉम है, चाहे ये पतंजलि जो है दानेदार खाद है। ये दानेदार खाद इस तरह से ग्रेन्युल्स के रूप में होता है, और ये प्रॉम भी दानेदार होता है, और ये जैविक खाद जैसे गोबर का खाद होता है कुछ उस रूप में होता है। तो जैविक खाद में, प्रोम में और ऑर्गेनिक दानेदार खाद में क्या अंतर है शुक्ला जी? ये जैविक खाद में हम सूक्ष्म जीवों को समावेश करते हैं, इसमें जोटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, मेजोस्पाइरिलम या जितने भी बेनिफिशियल जीव होते हैं जो इसमें सर्वाइवल होते हैं, उनके अनुसार ये सारे जीव क्या करते हैं? ये जमीन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, फास्फोरस को सोलाइज करते हैं। माने नाइट्रोजन को कहां से फिक्स करेंगे? नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। वातावरण में कितना % नाइट्रोजन होता है? 78%। 78% वातावरण में जो है वो नाइट्रोजन ही होता है। ऑक्सीजन की मात्रा तो 18 से 20%, और फिर कुछ और भी दूसरी जहरीली गैसें भी होते हैं। तो खैर, नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से लेकर के धरती के अंदर फिक्स करने में काम करता है। और क्या करता है? नाइट्रोजन का हम, क्योंकि ये जो यूरिया होता है ये भी तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस को नैफ्था से बांध देते हैं, वही यूरिया। किसानों को ऐसा लगता है पता नहीं ये यूरिया कौन सा भगवान का अवतार आया है कि हमारी खेत में जो है पैदावार बढ़ा देगा। ये यूरिया का मतलब नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन तो 78% जो है वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है। तो कोई यूरिया जो है कोई भगवान का अवतार नहीं है, यूरिया कोई देवी देवता नहीं है, यूरिया जो है कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, यूरिया कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। अरे जो भगवान ने इस धरती पर ऑटोमेटिक दिया हुआ है जो है नाइट्रोजन। उस जैसे इंसानी जिस्म की, मनुष्य के शरीर की आवश्यकता ऑक्सीजन है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, उनकी खुराक है। और वो नाइट्रोजन प्रकृति ने, परमात्मा ने जो है इस पहले से ही दिया हुआ है, पूरे इस वातावरण में ऑलरेडी विद्यमान है। बस पेड़ पौधे उसको ले सकें, उस तरह का वातावरण एक तो ये तैयार करता है। और इसमें हम गौमूत्र अर्क डालते हैं जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अच्छा, जो खेत में जाते हुए माइक्रोब को सपोर्टिंग का काम करते हैं। और क्या क्या फिर ये जो है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और जिंक है, नाइट्रोजन, सल्फर है, ये सब कैसे मिलेगा? ये सब भी माइक्रोब्स ऐसा होता है जो सूक्ष्म जीव जो है जमीन के अंदर जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट होता है उसको अवेलेबल, माने पहले से ही धरती के अंदर सारी चीजें हैं। मैं जैसे चिकित्सा विज्ञान के बारे में जब बात करता हूं तो कहता हूं भाई कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बाहर से लेते हो और आपके भीतर ना हो। वो सारे केमिकल्स और हार्मोन्स जो आप बाहर से लेते हो आपके भीतर ही है। आप भीतर वो अच्छे से पैदा हो सके, बैलेंस हो सके, इस तरह का आप एक एनवायरमेंट पैदा कीजिए, योग करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके। ऐसी सूक्ष्म जीव उपलब्ध करा के धरती को, जो धरती में जो जिंक है, धरती में जो कैल्शियम है, धरती में जो मैग्नीशियम है, धरती में जो फास्फोरस है, उसको उपलब्ध कराना, मैंने पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर सके, ग्राह्यता उसको जो है हो जाए, इस तरह का वातावरण ये जीव पैदा करते हैं। फिर ये क्या करता है? फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसमें हम 11 से 12% फास्फोरस देते हैं। आइट कहता है तो किसी जमीन में जैसे फास्फोरस कम है तो वो उसको भी पूर्ति कर देगा। फास्फेट की जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो सिंगल सुपर फास्फेट और डीपीए से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसके साथ हम पीएसबी कल्चर का प्रयोग करते हैं, तो पीएसबी कल्चर फास्फोरस को उपलब्ध करता है। और इसमें फिर इसमें क्या विशेष है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये भी दानेदार खाद है, ये भी दानेदार खाद है। दानेदार है, इसमें फास्फोरस 12% करीब है, इसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3% से 5% के बीच में है, जो कि पौधों में बैलेंस डाइट का काम करता है।
नहीं तो इसमें कोई कहे कि हमको प्रोम डालना है कि हमको ऑर्गेनिक मेन्योर डालना है, तो इस दोनों में अंतर क्या हुआ? हम रिकमेंड करते हैं कि एक बोरी आप इसको डालिए, एक बोरी इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसीलिए मैंने पूछा। फिर अब इसके ऊपर आते हैं, ये जो चीजें हैं इसमें सबसे पहले जैसे आपका ये नीम है, ये नीम क्या काम करता है? नीम और नीम का मतलब क्या है? नीम एक है प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक पौधा है जिसमें सारे गुण निहित हैं। कोई भी भाई नीम से चर्म रोग नहीं होते, नीम हेल्थ के लिए अच्छा है, उससे ब्लड को प्योरीफाई कर देता है, और हमारे भीतर भी जितने भी हानिकारक जीव हैं शरीर के अंदर, चमड़ी के ऊपर कोई हानिकारक जीव हैं लगाओ तो ऊपर से उसमें लाभ करता है। ये पेड़ पौधों में क्या लाभ करेगा? सेम इसी तरीके से प्रकृति को कंट्रोल करते हुए प्रकृति को के साथ मैनेजमेंट करता है। ये किसी कीड़े को मारता नहीं है, कीड़े को उस लेवल तक मारता है जब हमारा नुकसान कम से कम हो। पौधे के वृद्धि में भी सहायक होता है, कीड़ों के अंडे देने की प्रक्रिया में बाधित करता है, कीड़ों को खाने की प्रक्रिया को रोकता है। मतलब ये कीट रक्षक हो गया एक तरह। रक्षक हुआ। तो ये नीम जो है इसकी 1500 ppm का पावर का है, इसका मैंने सुना है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हर क्रॉप में, और खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग में नीम ऑयल एक रामबाण है। रामबाण है ये। हमेशा 15 दिन से 1 महीने के अंतर पर करते रहना चाहिए, तो आपको रोग नहीं आएगा, कीट व्याधियां नहीं आएंगी। हाँ, ये प्रिवेंटिव ही है। प्रिवेंटिव। और ये ट्राइको क्या है? ये ट्राइकोडर्मा ये सूक्ष्म माइक्रोब्स है, कवक है, ये कवकनाशी है जो जमीन में जितने भी रोग हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब उसमें जो हानिकारक जो बैक्टीरिया है, हानिकारक जीव हैं, कीटाणु हैं, वो रोगाणु वो पैदा ना हो। हाँ, कवकनाशी के रूप में बनाया गया था, लेकिन अब इसका रिजल्ट ये देखा गया कि आपको एक कवकनाशी भी है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, फास्फोरस को भी सब्लाइज करता है, और मैंने इसके मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। और ये फ्लोरेसेंस क्या है? ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, ये भी प्लांट बायोपेस्टिसाइड्स है, ये सब नेचुरल है। ये करता क्या है? ये आप पौधे के ऊपर जब स्प्रे करते हैं तो जो ये स्प्रे करते हैं तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको चेक कर देता है और रोग उत्पन्न करने वाले कारक को कंट्रोल कर लेता है। ये तो फिर दूसरी कंपनियां भी बनाती है, तो पीवीआरआई ने जो बनाया उसमें और दूसरी कंपनी में क्या अंतर हुआ? देखिए, एक तो हमारा प्योरिटी है, दूसरे रेट को भी हम किसान को देखते हुए। दूसरे कितने में देते हैं? जैसे फ्लोरेसेंस है, ट्राइको है, नीम है। नीम आपको 450 से लेकर 600 रुपए पर लीटर मिलते हैं बाजार में। हम नीम कितने का उपलब्ध कराते हैं? हम इसको 440 रुपए में। तो माने दूसरों से सस्ता है, और दूसरा क्वालिटी तो 100% उसमें श्योरिटी है। फिर ट्राइको 175 रुपए हम उपलब्ध कराते हैं, ये 200 रुपया 250 रुपया पर केजी किसानों को उपलब्ध। और ऐसे ही फ्लोरेसेंस सेम 175 रुपए में इसको हम प्रोवाइड कराते हैं। बाजार में कितने का मिलता है? बाजार में 200 रुपए, 225, 250 रुपए। तो 200 से 250 रुपए तक मिलता है, 250 में उपलब्ध कराते हैं। ये बायोजिंक ये क्या रेट में मिलता है बाजार में? बाजार में भी 150-200 रुपए, 250 रुपए तक जाते हैं। 150 से 200 रुपए तक। और आप लोग कितने में उपलब्ध कराते हैं? हम भी 150 रुपए में। तो 150 से 200, 250 तक जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ 150 रुपए में उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ये एनपीके, ये बायो एनपीके, इसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों उपलब्ध करने वाले जीव को डाल करके बनाएंगे इसको। तो ये इसके अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, वो धरती के अंदर जो पहले से ही विद्यमान जो फसलों को पोषण देने वाले तत्व हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, और उनको वो पेड़ पौधे अच्छे से ले सके इस स्थिति में उनको ला देता है। इस स्थिति में लाते हैं। ये बायोजिंक क्या काम करता है? ये जिंक जो होते हैं, जो सॉइल में अनुपलब्ध होते हैं, उनको सब्लाइज कर देता है और पौधे को अपटेक करने का काम करते हैं। माने धरती में उपलब्ध तो हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में होते हैं, तो उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये जिंक वाला हो गया, ये बायो पोटास हो गया। ये पोटास भी होता है, सॉइल में डालते हैं, जितना हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं, पौधे 20 से 30% ही यूज करते हैं, शेष जमीन में कि तो पड़े रहते हैं या कहीं लॉस हो जाते हैं। इसके प्रयोग करने से जो भी अनुपलब्ध फास्फोरस है, पोटास है, उसको उपलब्ध करा देता है। पोटास, फिर फास्फोरस तो इसमें लिखा नहीं? फास्फोरस तो इसमें आपका हो गया। हाँ, इसमें हो गया। तो अलग अलग तत्वों की कमी होने पर अलग अलग चीजों का प्रयोग किया जाएगा। फिर ये फास्फेटिक जैव उर्वरक, पीएसबी, और ये जो है एजोटो, इनमें क्या ये फास्फोरस को सब्लाइज करता है। ये फास्फोरस सब्लाइज पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। ये जमीन में जाने के बाद फास्फोरस को उपलब्ध फॉर्म में उपलब्ध करा देता है।
एजोटोबैक्टर है बाइमोलेट नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, और ये हमारा राइजोस्फीयर जो होता है उसके अंदर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, इसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर वो ग्रो करेगा और बाइमोलेट नाइट्रोजन को लेकर के अपना जीवन सर्वाइवल होता है। जब वो डेड हो जाता है तो पौधे को उपलब्ध होता है। इस तरीके से 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है 1 एकड़ खेत में उपलब्ध हो जाता है, और ये एक बार देने के बाद कंटिन्यूअस चलती है। ये एजोटो क्या करता है? ये नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसमें आपने ये जो है नाइट्रोजनस जैव उर्वरक है, इसमें ये चित्र किस चीज का बनाया है? ये एजोटोबैक्टर जो है उसका सेल साइज है, सेल शेप है। तो जो बैक्टीरिया है उसको कुछ ऐसा इस तरह की कुछ उसकी शेप होती है जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है, ये फिजिकल आंखों से तो दिखेगा नहीं। कोई किसान इसको लेके जाए और बोले धरती पर हमने डाला है तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। लेकिन ये है धीरे धीरे किसानों तक भी ज्ञान को पहुंचाना है, इसलिए ऐसे दिखाया गया है कि इसको किसान भी कम से कम हाँ नहीं, मेरे को कभी कोई ये सोच ले कि पता नहीं भैया तो ऐसा कुछ तो धरती पर मिला नहीं, हम तो डाल दिया पूरे खेत में। खैर, तो ये इस तरह ये कुछ प्रोडक्ट हैं। ये हमारा बायोपोटा है। ये पोषक ये क्या करता है? ये सहजीवी के रूप में प्रकृति ने बहुत अच्छा एक जीव बनाया है, माइकोराइजा। वो आप लेबोरेटरी में भी विदाउट माध्यम के पौधा जब जड़ देता है, जड़ों के पास माइकोराइजा जो है ग्रो करना शुरू करता है और जमीन से न्यूट्रिएंट को अवशोषित करके पौधे को देता है, और पौधे से न्यूट्रिएंट खाद्य पदार्थ को माइकोराइजा यूज करता है। ये बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है नेचर ने। इससे हमारा जो है पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं, फास्फोरस को भी सप्लाई भी करता है, और जिसकी जड़ें कम हो जाती हैं एज ए जड़ का काम करता है। ये किस शेप में? ये दानेदार है या कैसे? दानेदार है। तो ये पोषक जो है ये सारा सब कुछ जो है इस धरती माता की कोख में है। वेद में तो कहा हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सादाधार पृथ्वीम ध्याम तेमम कस्मै देवाय हविषा विधेम। परमात्मा स्वयं हिरण्य गर्भ है। इस धरती के गर्भ में उसने सब कुछ दिया हुआ है और इस पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। धरती में सोना है, चांदी है, हीरे हैं। धरती के अंदर माने सारे केमिकल सोल्स, धरती के अंदर ही वो सारा ऐश्वर्य है जिसको हम विविध रूपों में प्रयोग करके स्वयं को धनवान और ऐश्वर्यवान बनाते हैं। तो उसका एक रूप आपको पीवीआर का यहां दिखाया। फिर आप धरती में एक दाना बीज का डालते हैं, वो हजारों गुना हो जाता है। अब ये तो हमने उपलब्ध करा दिए थे। अब अगला हमारा संकल्प था कि किसानों को देसी बीज मिले और अच्छे बीज मिले। बीजों के नाम पर बहुत बड़ा धोखाधड़ी का धंधा, माने अंग्रेजी में जिसको फ्रॉड बोलते हैं, वो चलता है। तो अभी कौन कौन से अपने बीज उपलब्ध कराने की सोची है? हमने खरीफ 2016 से अभी 6 बीज उपलब्ध कराने की सोची है। ये कब से? इसी खरीफ से, फरवरी से। कौन कौन से बीज? उसके अंदर हम पहले बाजरी लेके आ रहे हैं राजस्थान। अच्छा, ये जो अभी आपने उसको हरे चारे में 4 कटाई इसकी हो जाती है। और दूसरा हम जवार लेके आ रहे हैं, एक सफेद वाली एक लाल वाली। तो सफेद और लाल ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नहीं, जवार जो है ये पशुओं को खाने के लिए या जवार पशुओं के लिए? हाँ, नहीं चारे के रूप में यूज। हाँ, क्योंकि उधर महाराष्ट्र में और उधर कर्नाटक में उधर जवार को खाने के रूप में खाया है, वो ग्रेन के रूप में। पर अपने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इसको खाया नहीं जाता, यहाँ चारे के रूप में, पशुओं के हरे चारे के रूप में। पौष्टिक होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि 3-4 कटाई उसकी आसानी से हो सके और किसान और ज्यादा पैदावार हो, पानी कम लगे इसके अंदर। जैसे बाजरी है तो ये कम पानी के अंदर पैदा हो जाती है, जो कि जवार का सब्स्टिट्यूट है। ठीक बात। इसके अलावा हम आगे बाजरे भी लेके आ रहे हैं। तीन वैरायटी बाजरे की है और बाजरा और भी पैदा कर रहे हैं, दूसरी कंपनियां भी पैदा कर रही हैं। हमारा मोटो है उसके पीछे जो किसान, सैकड़ों किसान हर साल सुसाइड कर रहे हैं। एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से बीज ला करके, वो काफी कॉस्टली होता है, हम उसको थोड़ा सस्ता भी करेंगे। और नहीं, बाहर की कंपनियां कितने रुपए में उपलब्ध करा रही है और हम कितने में करवाएंगे? अभी हमने हाइब्रिड स्वयं बनाना शुरू नहीं किया है। हम रिसर्च और डेवलपमेंट अपने यहाँ डेवलप करेंगे। जैसे कि एमएनसीज बाहर रिसर्च करके उसको यहाँ लेके आते हैं, जैसे बीटी कॉटन बाहर से लेके आती है, बहुत कॉस्टली सीड होता है। तो हम ये आगे प्लान बनाया है हमने, क्योंकि अभी तो शुरुआत है हमारी।
हम छोटे बीजों से, सस्ते बीजों से शुरू करेंगे, तो अभी हाइब्रिड्स में भी जाएंगे। एक तो पशुओं के चारे से लेकर के जो हमारे खाद्यान्न होते हैं, ग्रेन्स, जिनको हम अपने आहार के रूप में उपयोग करते हैं, वहां तक भी हम लेकर के जाएंगे। और बहुत तरह की शाक सब्जियों के हमने देसी बीज भी डेवलप किए हैं, और वो बीज अभी काफी क्वांटिटी में हमारे पास में पतंजलि ग्रामोद्योग में हम पैदा कर चुके हैं। तो गेहूं से लेकर के, धान से लेकर के, हरी मिर्च हो, पालक हो, मेथी हो, टमाटर हो, गाजर हो, और पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सब के जो है आपको अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए भी अभी पीवीआरआई में एक बड़ा अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। पतंजलि ग्रामोद्योग का लक्ष्य है ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि। हमारे किसान समृद्ध हों, उनके पशु स्वस्थ हों, और उन पशुओं से अच्छा दूध देश के लोगों को मिले। स्वस्थ भारत, समृद्ध किसान, यह है हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग का अभियान। और इसमें विदेशी कंपनियों से लेकर के कुछ देशी कंपनियों की भी काफ़ी ठगी चला करती थी। तो हमने जब पिछले करीब 20 वर्षों तक लोगों से बार बार ये सुना, उन्होंने आग्रह किया कि साहब जी, आदमियों के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, ये इन पशुओं के लिए भी कुछ करो। तो पशुओं के लिए, खास करके दूध देने वाले पशु हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम बहुत एक तो महंगा उपलब्ध करा देते, उसमें बस पानी भर दिया और थोड़ा रंग डाल दिया, और बहुत ठगी चला करती थी। तो जो देशी विदेशी कंपनियां काफ़ी महंगा कैल्शियम प्रोवाइड कराया करती थी, वो आपको सस्ता कैल्शियम पतंजलि समृद्धि के नाम पर आपको मिलता है। विदेशी कंपनियां या जो और भी दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो कितना उपलब्ध कराते हैं 1 लीटर का? 1 लीटर महाराष्ट्री 250 से 300 रुपए। 250 से 300 रुपए बड़े ब्रांडेड कंपनियां कैल्शियम उपलब्ध कराती हैं। और ये कितने का है? ये 120 रुपए का है। 120 रुपए का है। माने आप यदि कोस्ट वाइज देखेंगे तो काफी सस्ता है, और इसका स्वाद और इसका रिजल्ट वो तो बहुत अच्छा है ही है। तो ये इसका कलर है, और इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा है। माने यद्यपि आदमी के लिए भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसको भी कैल्शियम की गोलियां खिलानी पड़ती हैं। आदमी को भी जब शक्ति कम हो जाती है तो वो भी कई प्रकार की एनर्जी के लिए टॉनिक्स लेता है। तो पशुओं की भी वही हालत है। इसको कोई आदमी भी पिएगा तो हानि नहीं होगी, लेकिन आदमी के पीने के लिए नहीं है, ये पशु के पीने के लिए बनाया है अभी। लेकिन ये एडेबल है, माने उसका डाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो ये कैल्शियम, और एक खास बात यह है, अभी तक इस मैं एक बात जो कोई कंपनी वाले नहीं कहते वो मैं आपको कहना चाहता हूं। ये इतना बड़ा पैकिंग का तामझाम, इसमें बहुत भयंकर पैसा लगता है। एक ये बाल्टी है, ये 5 किलो की है जी, और ये 10 लीटर। ये 10 लीटर की। तो ये 10 लीटर की बाल्टी कितने में आती है? 800 रुपए में हम देते हैं। नहीं, ये इसका खाली बाल्टी 40 से 45 रुपए। अब 40 से 45 रुपए की खाली बाल्टी आती है। 2-4 बार बाल्टी यदि किसान खरीदेगा तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब हर महीना बाल्टी खरीद के लाए, इसका इस्तेमाल क्या करेगा? उसके तो 40-50 रुपए उसके भी कोई काम के नहीं आए, हमारे भी कोई काम के नहीं। तो फिर जब मेरे पास ये विकल्प लेकर के आए कि भाई पतंजलि बोलस बनाओ, तो फिर मैंने इसको स्वीकृति दी कि भाई इसको तैयार करो। इससे कम से कम 25% की बचत हो जाती है। ऐसे भी ये एक दिन की खुराक करीब 12 रुपए की पड़ती है, ये खुराक करीब 10 रुपए की पड़ती है। तो आपको करीब 20% तो ऐसे ही बचत हो गया। और इसमें खास बात यह है कि ये जो बड़ा बोलस है ये बड़े पशु के लिए है, छोटे पशु के लिए तो आधा ही बहुत है। जो बहुत ज्यादा दूध देता है उसको एक बोलस लगती है। तो ये बोलस का जो हमने उपलब्ध कराया, इससे एक तो कॉस्ट कम होगी, क्योंकि इसमें पानी ढोना पड़ता है। इसमें पानी भी तो होता है लिक्विड रूप में, तो पानी भी है, इसमें बोतल है, तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन और इधर बोतल का एक खर्चा, ये कट करके हमने बोलस बना दी। ठीक है, इसमें भी थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन वो बनिस्पत इसमें तो पानी ढोने में और जो है ये बोतल उपलब्ध कराने में तो पैसा खर्च हो रहा था, उससे कम होता है। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि बोलस का ज्यादा प्रयोग करें। जो परंपरागत चीजें हैं उनमें ना फंस के रहें कि ये लिक्विड ही होता है कैल्शियम, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैल्शियम तो
एक ऐसे देखा जाए तो इन दोनों में जो मिलाते हैं तो पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में तो होता है, उसको पानी में मिलाते हैं तब वो लिक्विड होता है। तो आपको ओरिजिनल दे रहे हैं एक तरह से, बिना किसी पानी की मिलावट किए हुए। तो आप अपने घर का पानी मिला लो ना। कोई ये एक एक लीटर पानी पूरे देश में ढोने में एवरेज खर्चा 305 रुपए लीटर तो ऐसे ही बढ़ जाता है, फिर उसके लिए पैकिंग की व्यवस्था हो रहती। खैर, तो ये कैल्शियम समृद्धि के नाम से, क्योंकि ये दूध की वृद्धि भी करता है और पशु को कमजोर होने से बचाता है, ये पतंजलि मल्टीविटामिन है, ये भी दुधारू पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। ये भी बाजार में बहुत महंगा मिलता है। कितने रुपए का मिलता होगा? 1700 रुपए से शुरुआत है महाराज की। 1700 रुपए जी 1 लीटर? जी महाराज, ये तो बड़ा भयंकर महंगा है। ये 850 रुपए का है पतंजलि। 850 रुपए का। भाई इसके ऊपर भी पूरा अभियान चलाना पड़ेगा मुझे लगता है अभी। और इसकी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जैसे पतंजलि में जूस की कैपेसिटी 50 टन, 100 टन की, आटा की कैपेसिटी 500 टन की, अलग अलग जैसे वॉशिंग सोप है, डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, उनकी कैपेसिटी 500 टन की प्रतिदिन की है। ऐसे ही इनकी भी अभी कैपेसिटी बढ़ा करके इसका भी प्रचार करना पड़ेगा। बहुत ठगी चल रही है। मैं तो इसके बारे में, रेट के बारे में पहले ज्यादा पूछा नहीं था, बस इतना बताया था कि भाई इसमें कमाई के लिए नहीं करना हमें ये काम। देखो, एक होता है कमाई, एक होता है भलाई। ये काम हमारा व्यापार के लिए नहीं, परोपकार के लिए, कमाई नहीं, भलाई के लिए। कैसे मैं पूरे इसका दर्शन आपको बता रहा हूं। एक पक्ष है तो पैसे वाला, तो इसके आगे जो पक्ष है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये माने करीब आधे रेट में मल्टीविटामिन, जी महाराज, और ये 500 ml में है, 100 ml में, ये 100 ml। ये 100 ml में है। और ये पशुओं का पेट खराब हो जाता है। अब पशु अलग अलग जगह अलग अलग तरह का पानी मिलता है। आदमी तो पानी की इन्फेक्शन से इतना डरता, मैंने देखा विदेशों में तो लोग जो है इतने ज्यादा पानी के प्रति सजग हैं। हमारे हिंदुस्तान में 50% बीमारियां तो इंसानों को पानी से होती है, जानवरों को भी 50% से ज्यादा बीमारियां खराब पानी पीने से होती हैं। जड़ में गंदा पानी है, कहीं नाले में गंदा पानी है, कोई भी पशु पी लेता है, अब उसको तो प्यास लगे, उसको क्या पता है कि इसके अंदर क्या बैक्टीरिया, क्या वायरस है। और जो लोग शुद्ध पानी पीने के आदी हो जाते हैं, अपने घरों में भी आजकल सब लोगों ने आरओ लगा रखे हैं। अपने लिए तो आदमी ने प्रबंध कर लिया, पशुओं के लिए शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं, उससे उनका पेट खराब होता है। दूसरा, कई बार अब जैसे यूरिया, डीएपी, तमाम तरह का उनको खराब खाना मिलता है। फिर और एनवायरमेंट में जो भी गंदगी है सारी पशुओं के अंदर भी बराबर रूप से जा रही है, तो उनका पेट खराब होता है। और पेट के लिए अंग्रेजी में कोई दवाई नहीं होती है, तो ये पशुओं के लिए, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक यकृतामृत बनाया हमने। लिवामृत भी हमने नाम सोचा था, लेकिन हमने सोचा कि जो है लोगों को थोड़ा हिंदी का भी अभ्यास होते है, यकृतामृत इसका नाम रखा। यकृत के लिए, पेट के लिए अमृत तुल्य है, उनके पेट डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए। कई बार जो दुधारू पशु होते हैं वो इतना दूध देते हैं और कई बार किसी बीमारी से बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। गांव की भाषा में उनको बोलते हैं भाई ये पशु तो ठाण पकड़ गया, माने अब उठता ही नहीं है। ऐसे पशुओं के लिए ये एनर्जी बूस्टर, ये कितने रुपए का? 175 रुपए। 175 रुपए। और बाजार में जो दूसरी ब्रांडेड है वो 300 रुपए से ऊपर ही मिलते हैं हमारे साथ, 300 से 500 रुपए तक, माने करीब करीब जो है आधे कीमत पर पतंजलि की तरफ से आपको ये चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और ऐसे ही ये 32 पशुओं का डाइजेशन बड़ा खराब रहता है, तो उसके लिए किसी भी कारण से मैंने कहा डाइजेशन खराब हो तो उसके लिए ये जो है 32 उपलब्ध कराते हैं। एक बार में कितना देना पड़ता है? 25 ग्राम, करीब 25 ग्राम। तो आदमी से 4 से 8 गुना खुराक हो जाती है पशु की। वैसे जो औषधि हम आदमी को देते हैं, जैसे गिलोय बुखार ठीक करने के लिए आदमी को देते हैं, आदमी को 1 चम्मच देते हैं, उसको मुट्ठी भर दे दीजिए बस। आयुर्वेद का सिद्धांत है जितनी औषधि हम इंसान के लिए प्रयोग में लाते हैं उससे 4 से 8 गुनी पशु का बल देख करके, क्योंकि पशु भी तो अलग अलग जो है उनका सामर्थ्य होता है, बलाबल को देख करके उनको दिया जाता है। तो ये उनके पेट के लिए है। पशु को गर्भ से रिलेटेड, माने यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में बात की जाए तो बोला जाता है माताओं को यूट्रस और पुरुषों को प्रोस्टेट मारता है। यदि किसी भी तरह की गर्भ में विकृति आ जाती है तो पशु खराब ही हो जाता है और उसको भी कई भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ता है और कई बार तो उसकी मौत भी हो जाती है। तो गर्भांजलि देने से क्या क्या फायदे हैं? गर्भांजलि जब
गारू पशु बच्चा देने के बाद जो जेर रह जाता है उसकी सफाई के लिए दिया जाता है। 10 ml इसका डोज है। तो ये गर्भ का पोषण भी करता है और ये जेर गिराने के लिए। अब जेर गिराने के लिए पुराना तो तरीका होता था, हमने तो जो है अपने हाथों से करीब 20-25 साल तक गायों की सेवा की है। जो भी गाय ब्याती थी तो हमको तो इसका काफ़ी अभ्यास हो गया था। ब्यांत करवाना ये भी आता है, उसके पैर पकड़ करके जो है बछड़ा है या बछड़ी उसको निकालते थे, फिर उस गाय का जेर निकलने तक वहाँ हम रखवाली करते थे खुद। उसको मेथी, गुड़, अजवाइन ये सब पका करके और फिर पिलाया करते थे। कई बार उससे भी जेर नहीं पड़ता। ये देसी तरीका तो सब गांव के लोग जानते हैं अभी भी, लेकिन उस अवस्था में ये गर्भांजलि विशेष फायदा करता है। और मैंने देखा कई बार वो आउटी बोलते हैं उसको, एक तरह से काढ़ा हो गया, वो हमने पिला तो दिया, कई बार उससे भी पूरा जेर नहीं गिरता और पूरा साफ नहीं होता गर्भाशय। तो ये ऐसे पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा है गर्भांजलि। और इस तरह से में आयरन भी है, पूरे इसके इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ये किस किस चीज से बना है। इसके अंदर जो है कलौंजी है, चित्रक है, और इसमें हरमल है, मंजीठ है, सोया है, बेल है, हल्दी है, और हिमकमल है, अजवाइन और नागर मोथा। ये इतनी औषधियां इसके अंदर हैं। ये सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। खैर, हर रोज किसान जिसका प्रयोग करते हैं वो है पशुओं के लिए जो राशन देते हैं, पशुओं को पोषण के लिए जो वो आहार देते हैं। एक तो हो गया हरी घास हो गई, एक सूखा चारा आदि हो गया। तो ये पशु आहार, अब पशु आहार के नाम पर भी बहुत ठगी चलती है। सबसे बड़ा पाप जो हो रहा है वो ये कि पशु आहार में एक तो सरकार ने 2% तक यूरिया डालने की छूट दे रखी है। पशुओं की दवाइयों की तरह ही पशुओं के आहार के नाम पर, पशु आहार के नाम पर भी बहुत लूट मची हुई है। और उसमें सबसे ज्यादा लूट मची हुई है यूरिया के नाम पर। एक तो सरकारों ने नियम ऐसे बना रखे हैं कि 2% यूरिया मिला लो, लोग उसका मिसयूज करते हैं और 4% तक मिला देते हैं। अच्छा, उससे जो है एकदम से कहते हैं कि भाई प्रोटीन की पूर्ति हो गई और दूध एकदम बढ़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यूरिया लोग दूध में मिलाते हैं, दूध में भी यूरिया मिलाते हैं। दूध में जो खास करके ट्रेनों में भर करके दूध आता है तो पूरे उस एक टैंकर के अंदर जो है कुछ मात्रा में 5 किलो 10 किलो की तरह यूरिया डाल देते हैं, तो उससे दूध खराब नहीं होता। वो तो एक यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और कई तरह के आपने सब देखा है टीवी आदि पर कि किस तरह से लिक्विड डिटर्जेंट है उसको मिला करके फिर ऑयल मिला करके और आर्टिफिशियल दूध बनाते हैं, वो तो एक अलग बात है। माने पशु को चारे में ही यूरिया दे देते हैं, अब उससे एक बार तो दूध बढ़ गया और उसका असर दूध तक आता है। खैर, अगली बात, वो यूरिया वाला चारा खा करके फिर पशु को गर्भ नहीं ठहरता है। माने पशु गर्भ तो होता है लेकिन नया दूध कराते हैं वो उसका गर्भ ठहरता ही नहीं है और वो पशु बेकार हो जाता है। 3 बार 5 बार 10 बार पशु हीट में आता है और उसको जो है बच्चा नहीं ठहरता है। उसका कारण सबसे बड़ा है यूरिया। फिर इसमें पशु आहार में दूसरा लोग मिट्टी डालते हैं, सैंड डालते हैं। अब उस सैंड के शेप अलग अलग हैं। कुछ लोग उसके अंदर जो है चावल की भूसी डाल देते हैं, कुछ लोग और कई तरह की सैंड डाल देते हैं, कहते हैं सैंड में भी पोषक तत्व होते हैं। अरे ठीक है, मिट्टी में भी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन वो मिट्टी पशुओं का जो पेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। पशुओं के पेट के 4 खाने होते हैं, तो वो जो है वो भीतर जा जा करके आपने देखा होगा जो पशु मिट्टी ज्यादा खाते हैं उनके पेट से मिट्टी, जो पॉलीथीन खा लेते हैं उनके पेट से पॉलीथीन 10-10 20-20 किलो पॉलीथीन निकलती है, उनको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। माने मिट्टी और यूरिया ये पशु आहार में मिल रहा था, तो हमने कि भाई, और फिर वो क्या होता है, वो पशु बेकार हो जाता है, फिर कटने के लिए जाता है। जिस पशु को 1 लाख रुपए में खरीदा था वो पशु फिर किसान 5-10 हजार रुपए में बेच देता है, तो वो तोल के भाव से फिर पशु बिकते हैं। मैंने इसके संदर्भ में कई बार बताया था। तो उसके लिए हमने ये पतंजलि ग्रामोद्योग की ओर से आपको दुग्धामृत सिल्वर, दुग्धामृत गोल्ड और जो है डायमंड तक भी उपलब्ध कराया। अभी इसको
नई सेब भी दे रहे लोगों को, पैकेजिंग अच्छी वाली अच्छी लगती है। जैसे मैंने बताया कि आपको जो हम पीवीआरआई के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, तो इस चाहे हम कुदरती खेती के बारे में जो प्रशिक्षण देते हैं तो उसका प्रयोग पहले अपने खेतों में करते हैं। करीब यहाँ पतंजलि की जो है कई हजार बीघा जमीन है कुदरती खेती के, चाहे वो सलरी है, चाहे वो जीवामृत है, चाहे वो बीजामृत है, चाहे वो नेडप का खाद है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, उसका पहले अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अपने पतंजलि की गौशाला की गायें हैं, करीब 1000 गायें, तो गाय का बहुत बड़ा काम करने वाला गाय के नस्ल की सुधार के लिए, तो हम अपने पशुओं को पहले देते हैं। हम इसी दुग्धामृत को अपने पशुओं को देते हैं। हम ज्यादा जो है ये गोल्ड का प्रयोग करते हैं, और जो बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनके जो है डायमंड भी खिलाते हैं। थोड़े दूध देने वालों को दुग्धामृत देते हैं। तो हमारे यहाँ तो थोड़े दूध देने वाले हैं ही नहीं पशु, जो थोड़े दूध देने वाले पशु उनके लिए दुग्धामृत सिल्वर, जो है 10-15 किलो दूध देने वाले हैं उनके लिए ये दुग्धामृत गोल्ड, और जो 20-25 किलो दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए जो है डायमंड दुग्धामृत ये पशु आहार है। ये जो आप गाय का फोटो देख रहे हैं, मैंने इसको गौशाला के अंदर गाय को भी आपको दिखाया है। ये गाय लगभग हमारा 25 किलो दूध देती है। पहले म्यात में 15-16 किलो दूध देती थी, और दूसरी म्यात में भी ये 25 किलो दूध तक आ गई है। हम अपने पशुओं को, अपनी गायों को इसको खिलाते हैं, और आगे हमारा सपना है कि हिंदुस्तान में जो 5-5 किलो दूध भी दे रही है गायें, वो 3 ब्यात में अच्छे सांड के सीमेन से उसको कृत्रिम तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान करवा करके तो विदेशी सीमेन लेकर के आए और उससे हिंदुस्तान की सारी नस्लें खराब कर दी। खैर, वो विषय मैं पहले बोल चुका हूं पूरा का पूरा। तो आप भी अपनी गाय जो 5 किलो दूध देती है उसको भी 25 किलो दूध तक ले जा सकेंगे। उसके लिए हम आपको कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन भी उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन ये दुग्धामृत आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और हम इससे अपने पशुओं से, अपनी गाय से खुद 25 किलो तक दूध ले रहे हैं। तो ये अगले आने वाले समय में आपको जो अभी सिंपल लेबल देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये सिल्वर का, ये गोल्ड का, फिर ये जो है डायमंड का, आपको लेबल, रंगीन लेबल भी आगे मिलेगा। और ये जो है बहुत जल्दी ही फिर गोल्डन चिप्स जो है, इसका दूसरा एक चिप्स में आता है, एक ये गोल गोल दाने के रूप में आता है, और एक ये मिनविट प्लस, इसमें बहुत तरह के विटामिन्स होंगे। ये भी नया प्रोडक्ट होगा पतंजलि ग्रामोद्योग का। ये भी आपको जनवरी के अंत तक पूरे देश में मिलने लगेगा। तो ये कुछ प्रयोग हैं, और इन प्रयोगों को हमने स्वयं पहले अपने ऊपर प्रयोग किया है। अपने ऊपर अर्थात पतंजलि में पहले सारे रिसर्च जो होते हैं उनका ग्राउंड रियलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद ही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए, आपको अभी जैसे हमने पतंजलि ग्रामोद्योग में जो पूरी खेती होती है, विषम मुक्त कुदरती खेती, ऐसे ही पतंजलि बायो रिसर्च सेंटर की जो ग्राउंड रियलिटी है वहां तक आपको ले चलते हैं। ग्राउंड में जो खेती हो रही है वो किस तरह की हो रही है। ये पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट पीवीआरआई का रिसर्च फार्म है। यहां अलग अलग प्रकार की खेती की जा रही है, माने शाक सब्जियों से लेकर के चावल, गन्ना, टमाटर, मकई, अलग अलग प्रकार की सारी शाक सब्जियां यहां पर बोई जाती हैं। हम आपको एक सरसरी दृष्टि से इसके बारे में बता रहे हैं। पूरा डिटेल में जानने के लिए तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि खेती का काम बहुत ही कठिन काम है। और ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आपको खुद ज़मीन से जुड़ना पड़ता है। तो बहुत बड़ा एरिया इसका है। जैसे कि आप पतंजलि ग्रामोद्योग में जो हम कुदरती विषमुक्त खेती करते हैं गोमूत्र और गोबर से, ऐसे ये जैविक खेती का बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है। और ये जो आपको खाद जो मिलता है, उस खाद का एक तरह का यहाँ ये भंडार है। और पीछे ये पालक की है, फिर उसके पीछे अलग अलग गेहूं का जवारा है, और पीछे अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। फिर ये मकई है। ये मकई किसके लिए बो रखी है?
इसमें हम वैम का प्रोडक्शन करते हैं। वैम जो है हमारा, वैम क्या होता है? ये वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा के नाम से ये हम लोग का प्रोडक्ट जो है पोषक के रूप में आता है। तो पोषक का जो है, जो एक तरह का जो उसका बैक्टीरिया है, ये फंगस है। फंगस। तो जो पोषक का फंगस यहाँ तैयार करते हो, कहाँ तैयार होता है? ये जो फंगस है इसका जो मेन कार्य है, ये इन्फेक्शन कर देता है। किसके? जड़ में? जड़ों में। जड़ों में इन्फेक्शन करके फिर क्या करता है? जितने भी पोषक तत्व हैं ये अवशोषित हो जाते हैं इसमें। तो वो अवशोषित होकर के फिर क्या करते हैं? और ये इसको आप देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने 100% ऑर्गेनिक है। इसमें कुछ भी हम लोगों ने केमिकल का यूज नहीं किया है। यूरिया डीएपी कुछ नहीं डाला। 100% कंपोस्ट प्लस वैम जो है हम लोगों का 10 केजी पर एकड़ जो हमारा पोषक है। 10 केजी प्रति एकड़? एक एकड़ के हिसाब से होता है, मगर इसको हम कैलकुलेट करके, हाँ, तो जितना इसमें लगता है, हाँ, उसको हम लोगों ने इसमें दिया। और जो सिंचाई होती है नॉर्मल वो दिया। ये इस समय का पौधा नहीं है, ये इसका जो है अप्रैल के टाइम में, गर्मियों में। ये अप्रैल के समय होता है मकई। और इस समय अभी आप देख रहे हैं, ये अभी जनवरी का महीना है, जनवरी का पहला सप्ताह है, और इस समय यह मकई इतनी स्वस्थ है, और एक एक में कई कई जो है ये सिट्टे निकल रहे हैं इसके। कितने सालों से प्रयोग चल रहा है तुम्हारा? ये हम लोग का 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो मकई के ऊपर तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। तुम्हारा कौन सा खाद है वो? पोषक खाद का। तो किसान आकर के देखते हैं इसको? हाँ, आते हैं यहाँ पे। तो ये खाली ऐसा नहीं कि कुछ 10-20 ही पौधे हैं, पूरा का पूरा ये इसके ऊपर रिसर्च फार्म है, तो सारा का सारा प्रयोग हो रहा है, और एक एक में कई कई सिट्टे निकल रहे हैं इस समय भी, और देखने में भी इतनी हेल्दी लग रही है। विदेशों में पशुओं के आहार के रूप में, पशु चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में इसका बहुत प्रयोग होता है। और जो आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, कुछ लोग मकई की रोटी भी खाते हैं, मकई की रोटी और शाक जो है ये तो सर्दियों में बहुत खाया जाता है। खैर, ये तो एक तरह का था जो पोषक खाद का प्रयोग। ऐसे ही जो पतंजलि के जो सारे उत्पाद हैं पीवीआरआई के, उनका यहाँ खुद प्रयोग किया जाता है। हमने इनको 3 तरह के फार्म डिजाइन करने के लिए बोला था कि एक में 100% आप जो है वो केमिकल वाली खेती कीजिए, एक में 25% ये जैविक मिलाइए, 75% केमिकल रखिए, फिर एक में 50-50 जैविक और जो है ऑर्गेनिक। क्योंकि लोग डाइवर्ट होने में उनको ऐसा लगता है पता नहीं हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी तो उपज कम हो जाएगी, हमारी आमदनी कम हो जाएगी। तो जिस हम खेत में खड़े हैं ये 100% ऑर्गेनिक वाला है। माने इसमें जो भी हम खाद प्रयोग कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जो है जैविक खाद है, और जैविक खाद से इतनी बढ़िया गोभी तैयार हो रही है ये। और इसके साथ साथ इसमें कितना है? इसमें 25% केमिकल है, इसमें 75% ऑर्गेनिक, जैसा कि इसमें हम लोगों ने लेबल किया है। हाँ। और फिर आगे जो है इसके और क्या क्या प्रयोग है इसमें? हम लोगों का ये इधर हम केमिकल के साथ भी इसका कंपेयर कर रहे हैं। पत्ता गोभी तो आप सीधा सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं, और जैविक का जो स्वाद है वो बहुत ही शुद्ध होता है, सात्विक होता है और पौष्टिक होता है। माने जो यूरिया डीएपी से आप साग सब्जियां पैदा करते हो उनमें पूरे पोषक तत्व भी नहीं होते। मैंने देखने में तो मोटी मोटी हो जाती हैं, लेकिन उनमें वो स्वाद नहीं होता जो जैविक में होता है। अब देखिए ये है, ये अपेक्षाकृत आपको थोड़ी ज्यादा रिच लग रही होगी क्योंकि ये 100% केमिकल वाली है। तो हमने 100% केमिकल वाली, फिर 100% जो है पीछे आप देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक, फिर 25% किसमें 50%। तो अलग अलग प्रकार के जो रिसर्च के पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी खेती की हुई है। ये फूल गोभी है, तो इसमें भी इसी तरह से अलग अलग प्रयोग किए हुए हैं। शाक सब्जियों से लेकर के आलू, गेहूं और सारी फसलों के ऊपर ये पीवीआरआई का रिसर्च चल रहा है।
और हमारे भाई क्या नाम है, विजय शर्मा, विजय शर्मा और हमारे शुक्ला जी, पूरी टीम है हमारे साइंटिस्टों की। वो जैसे इसके पैरामीटर्स हैं खेती के, उसके आधार पर 25, 50 और 100% तक जैविक खेती का प्रयोग कर रहे हैं। अभी निष्कर्ष के रूप में हम इतना कह सकते हैं कि 25 से 50% तक आप फर्टिलाइजर्स तो आंख बंद करके बंद कर सकते हो, उनको कम कर सकते हो, और करीब 3 सालों में आप 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर, जैविक खेती पर आ सकते हो। ये एक बड़ी बात है, नहीं तो आपके खेत बंजर होंगे और वो जहरीला अन्न खा करके शरीर बंजर होगा। इनफर्टिलिटी से लेकर के कैंसर, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के भयंकर रोग पैदा होंगे। हमने गेहूं से लेकर अलग अलग जो फसल हैं उनकी कितनी आवक हुई, कितनी उपज उसमें पैदा हुई, उसका जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि करीब 1 एकड़ में 16 से लेकर के 18 क्विंटल तक तो हमने 100% जैविक खाद और कीटरक्षकों का प्रयोग करके पैदावार ली है। और भिंडी में तो जो यूरिया, डीएपी आदि डाल करके लेते हैं उससे डबल पैदावार ली है। तो अलग अलग फसलों के ऊपर अलग अलग परिणाम है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप 1 से लेकर के 3 सालों तक अपने खेत को पूरी तरह से ऑर्गेनिक कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक, ये जैविक विषम मुक्त कुदरती खेती करके आप अपने खेतों को बंजर होने से बचा सकते हैं और इस भारत को बीमार होने से बचा सकते हैं। अरे दूसरों के लिए नहीं तो अपने से तो शुरुआत करो। आप 1-2 एकड़ जो खेत है जिसमें आप अपने लिए गेहूं पैदा करते हो, अपने लिए चावल पैदा करते हो, अपने मासूम बच्चों के लिए जिसमें आप साग सब्जियां पैदा करते हो, उनमें तो कम से कम आप जैविक उगाना शुरू करो और जैविक खाना शुरू करो, तो आपको खुद लगेगा जैविक खेती सर्वोत्तम है और जैविक खाना स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। पीबीआरआई का ये शाक सब्जियों वाला और पीछे इसके गेहूं का प्लॉट है। इसमें सब किसी में 100%, किसी में 25%, किसी में 50%, अलग अलग तरह के ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो ये कोई भी किसान आता है उसको हम सारी चीज़ें लाइव दिखाते हैं। ये 100% यूरिया, डीएपी वाली, माने जो है केमिकल वाली खेती है। ये ठीक दिख रही है ये भी आपको। अब इसमें और आपको मैं अभी इससे बस अगले प्लॉट में ले चलता हूँ। ये 100% यूरिया वाली है और इसमें से अभी 1 क्विंटल 10 किलो तो निकाल चुके हैं मूली, और उसके बाद भी इतनी बची हुई है। ये जो है ये 100% जो है वो ऑर्गेनिक वाली है। और इसका स्वाद, क्योंकि हमने तो बचपन से मूली बहुत खाई है, आपको हम बताते हैं खुद भी। एक तो जो गोमूत्र गोबर पर आधारित खेती वाला विषय है वो अलग है, और ये पीबीआर वाली खेती है जिसमें हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। और इस मूली को आप खाते हैं तो जो सामान्य मूली है उससे बिल्कुल इसका अलग टेस्ट है। हमने तो बचपन से गाजर, मूली ये सब अपने हाथों से बोई है और खूब खाई है। माने इसका जो स्वाद है इसमें ना तो बहुत ज़्यादा तीखापन है, ना ये जैसे आर्टिफिशियल मीठी लगती है वैसी भी नहीं है, एकदम परफेक्ट टेस्ट है। और इसको खा करके एक तृप्ति जैसी मिलती है। वैसे भी सांझ होने को है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए आज थोड़ा आपको ये जैविक खेती के बारे में बताते हुए पत्ता गोभी और मूली खा ली। इससे ज़्यादा और हेल्दी फूड स्वास्थ्य के लिए हो भी क्या सकता है। आप भी ऑर्गेनिक खेती अपनाइए, सेंद्रीय विष मुक्त कुदरती खेती अपनाइए, स्वयं को स्वस्थ रखिए और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे आइए। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग
सारा। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। तन भी स्वदेशी मन भी स्वदेशी सुख है अपने ही वेश में। तन भी स्वदेशी मन भी स्वदेशी सुख है अपने ही वेश में। है सामर्थ्य भुजाएं सक्षम देश की जनता सारी है सामर्थ्य भुजाएं सक्षम देश की जनता सारी है। जाग उठा है देश ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है। जाग उठा है देश ये सारा दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी। सबको योग सिखाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा। पीड़ा पतन की पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा। ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। समता का दीप जलाएंगे हम बदलेंगे जमाना। समता का दीप जलाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरजू है यही के तेरी गोद में। आरजू है यही के तेरी गोद में। बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। हर मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। तार मन की तेरी से जुड़ी ही रहे।